The work function of a metallic substance is 5 electron volts, then the threshold frequency is approximately what? So you need to just use this formula in here. आपको threshold frequency calculate करनी है and you have the work function here. सबसे पहले आपने work function को convert कर लेना है into joules and then you need to put it in this equation. You know the value of Planck's constant and you need to find out the value of this F frequency. Basically F naught है. तो easy calculation है, you can easily calculate it by using this formula. 52 है स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उन्हीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती उन्हीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड नहीं करती. तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन are all the determinant factors of stopping potential and the maximum kinetic energy of photoelectrons, but intensity of light does not determine any of these two. ना intensity of light stopping potential को determine करती है और ना ही maximum kinetic energy को. Intensity of light सिर्फ photoelectric current को depend करती है. So C is the one on which stopping potential does not depend. तो C will be the correct option. 53 है क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इमिशन ऑन. तो ये आपकी पीडीपी की बेसिकली बुक लाइन ही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ऑफ एनर्जी, ऑफ रेडिएशन इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. अब इसका बहुत बेसिकली एफएससी लेवल के ऊपर बहुत सारे बच्चे इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है. तो ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर दें अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह का हमारे पास कुछ ग्राफ बनता है लाइक दिस. और हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके ऊपर ये ग्राफ टच कर जाता है एक्स एक्सिस को, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है लेकिन फ्रीक्वेंसी स्टिल जो है कुछ ना कुछ है. ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इस फ्रीक्वेंसी से नीचे इस रीजन में अगर आप लाइट डालें भी तो फिर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. ठीक हो गया ना, फोटो इमिशन होगी ही नहीं. तो अगर क्लासिकल थ्योरी होती, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअस है और रेडिएशन मुसलसल, एनर्जी मुसलसल ट्रेवल करती रहती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती. तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर सपोज इस जगह पर पड़ा हुआ है और हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को 100 जाउल्स एनर्जी चाहिए, और तब ही अगर ये 100 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो तब ये अपने मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, फोटो इमिशन हो जाएगी. तो अगर तो हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा का पूरा एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे कि लाइट चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है. सपोज कुछ देर तक ये 10 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर 10 जाउल और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, मुसलसल लाइट इसके ऊपर पड़ रही है ना. तो कोई ना कोई मौका तो ऐसा आएगा ही कि जब इसकी एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अब ये पूरी की पूरी 100 जाउल हो गई है. तो अगर हम मुसलसल लाइट डालते रहें इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो चूंकि लाइट कंटिन्यूअस है, एनर्जी और रेडिएशन की नेचर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कंटिन्यूअस है, तो देयर विल बी अ पॉइंट कि जब ये एनर्जी 100 जाउल्स के ऊपर पहुंच जाएगी और तब इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो ये फोटो इमिशन के थ्रू बाहर आ जाएगा. ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट बनता है. तो नो मैटर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इवन इफ लाइट की फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम भी हो और थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम मुसलसल काफी देर तक डालते रहें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो चूंकि कंटिन्यूअस एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा ही कि जिसके ऊपर जाकर इस इलेक्ट्रॉन को अपने वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाएगी और वो बाहर निकल आएगा. तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले फोटॉन्स भी, नीचे वाली लाइट भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली लाइट भी फोटो इमिशन करवा सकती है. अगर हम क्लासिकल थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो ऐसा होना चाहिए. लेकिन चूंकि हम फॉलो करते हैं मॉडर्न थ्योरी को, और उसके मुताबिक ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को 100 जाउल एनर्जी चाहिए निकलने के लिए और हम इसको एक ऐसा फोटोन दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह की है कि उसकी जो HF की वैल्यू बनती है एनर्जी ऑफ फोटोन की, वो लेस देन 100 जाउल्स बनती है, तो चाहे आप मुसलसल लाइट मारते ही रहें तो ऐसे HF वाले हजारों करोड़ों फोटॉन्स इसके ऊपर डालें, फिर भी चूंकि उन सब की एनर्जी 100 जाउल से कम ही है, सब की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ही है, वो सारे के सारे फोटॉन्स मिलकर भी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फोटो इमिशन के थ्रू निकलवा नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने अब मॉडर्न थ्योरी लगा दी है, प्लांक्स वाली क्वांटम थ्योरी, इसके मुताबिक लाइट कंटिन्यूअस नहीं है.
एक फोटोन 100 जाउल से कम वाला गया, इस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन चूंकि उसकी एनर्जी 100 जाउल से कम थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, तो ऑब्वियसली उसने वर्क फंक्शन के बराबर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दी, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसके बाद आपने एक और फोटोन दिया, उसकी भी एनर्जी ऑब्वियसली उसके वर्क फंक्शन से कम थी, वो भी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के काबिल नहीं हो पाया। क्लासिकल थ्योरी होती तो उसके मुताबिक तो एक कंटिन्यूअस रेडिएशन आ रही है, तो मुसलसल एनर्जी मिलती जा रही है, 0 जाउल, 10 जाउल, 20 जाउल, 50, 70, 80, 9 और 90 और अचानक से 100 जैसे ही एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन निकल आता। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक फोटो इमिशन शुड टेक प्लेस एट एनी फ्रीक्वेंसी, चाहे वो थ्रेशोल्ड से कम ही क्यों ना हो। तो जब हम देखते हैं रियल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है कि उससे नीचे आप जितनी लाइट डालते रहें फोटो इमिशन नहीं होती। तो मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो फिनोमिना है, ये क्लासिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्लासिकल थ्योरी इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको क्लासिकल थ्योरी दैट इज वाई जो है एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टोरियली नहीं कर पाती। दैट इज वाई वी नीड अनदर थ्योरी जो कि क्वांटम थ्योरी है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें। 54 है डिब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन जिसका लीनियर मोमेंटम इतना है, आप कैलकुलेट करेंगे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अगेन ये आपने ऑब्वियसली इजीली सॉल्व कर लेना है। आपके पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। मोमेंटम की जगह आपने आपको मोमेंटम गिवन है, h की वैल्यू आपको पता है, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। 55 है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ de Broglie's wavelength lambda is what। हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको वेलोसिटी के लिए अगर आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू h/m लैम्डा। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 56 है रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम्स एंड 8000 एंगस्ट्रॉम्स क्या होगी। तो हम सब जानते हैं, आपको ये वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, आपने मोमेंटम की जो है वो वैल्यू निकालनी है। फोटॉन्स का केस है तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू पी सी होता है, राइट। फोटॉन्स के लिए P उसका मोमेंटम होता है। एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, दिस विल बी इक्वल टू पी सी। सी से आप सी कैंसिल कर दें, इसको रीअरेंज करें तो आपके पास वही de Broglie's वेवलेंथ आ जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो इससे आपको पता चलता है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के मोमेंटम के। तो सिंपल वही de Broglie's वेवलेंथ ही है बेसिकली। तो अगर आप रेशो बनाएं दो फोटॉन्स की वेवलेंथ की आपस में, तो wavelength of photon 1 divided by wavelength of photon 2 will be equal to momentum of second photon divided by momentum of first photon। उल्टा हो जाएगा रेशियो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है। तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P1। तो आपने रेशियो ऑफ मोमेंटा निकालना है, आपको वेवलेंथ की रेशियो दी हुई है। वेवलेंथ की रेशियो पहले की है 4000, पहले की वेवलेंथ है 4000, दूसरे की है 8000। एंगस्ट्रॉम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। P2 ओवर P1 हमने रेशियो सीधी करनी है, तो P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 4000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 विल बी द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ दीज टू फोटोन, जिनकी वेवलेंथ का रेशियो क्या है 4000/8000। वेव नेचर ऑफ लाइट कौन से एक्सपेरिमेंट में अपीयर होती है। पेयर प्रोडक्शन में पार्टिकल नेचर होती है, कॉम्पटाउन इफेक्ट में भी पार्टिकल नेचर होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पार्टिकल नेचर होती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब हम स्टडी करते हैं, उसकी जो फ्रिंजेस बनाते हैं हम, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था वो वेव नेचर ऑफ लाइट को डिपिक्ट कर रहा था। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 58 है अ मेटल सरफेस रिजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इंसिडेंट बाय ब्लू लाइट। अगेन हम वही असूल फॉलो करते हैं, VIB ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ब्लू लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, लेकिन ग्रीन लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि आप बताएं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑप्शन में से किस लाइट के ऊपर इजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ब्लू लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है येलो, ऑरेंज और रेड लाइट के ऊपर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वॉयलेट और इंडिगो इन दो फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो वॉयलेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी रेड, ऑरेंज और येलो सारे के सारे लो फ्रीक्वेंसी फोटोन्स हैं, दे वोंट बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 है वर्क फंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स N and O आर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक की 750 नैनोमीटर है, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल N विल बी व्हाट। तो हमें पता है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। तो अगर हम वर्क फंक्शंस का रेशो बनाएं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल N डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन ऑफ मेटल O, दिस विल बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल O डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल N। उल्टी रेशो बन जाएगी। सो वैल्यूज पुट करें, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल N इज 3.2,
नीचे आ जाएगा 1.6। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल O इज 750 नैनोमीटर और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल N वी नीड टू कैलकुलेट दिस। सो लैम्डा N विल बी इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 3.2। पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 16 और 32 का आपस में 1:2 की रेशो है। तो lambda n will be equal to 750 divided by 2 which is 375. So 375 nanometers will be the correct option. A metal is illuminated by photons of energy 1.5 electron volt first and then by photons of energy 3.75 electron volts. तो आप बताएं अगर वर्क फंक्शन 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो तो दोनों केसेस में मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के मुताबिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है that is given by 1/2 mv square, that is given by photon की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसी फॉर्मूले को हम दोनों इक्वेशंस के दोनों केसेस के लिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर द फर्स्ट केस 1/2 mva स्क्वायर में लिख रहा हूं। फोटोन की एनर्जी क्या थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन था 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ये डिफरेंस क्या आ जाता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ही आता है। सेकंड केस में अगेन यही इक्वेशन दोबारा लिख दें, यहाँ पर वीबी का स्क्वायर में लिख रहा हूँ। नाउ फोटोन की एनर्जी जो थी वो थी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स minus 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड वी विल गेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन दोनों की हमने क्या करना है रेशो कैलकुलेट करनी है। सो 1/2 mva स्क्वायर divided by 1/2 mvb square will be equal to 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स divided by 3। बाकी सारा का सारा आप कैंसिल कर सकते हैं, मास से मास भी कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट va ओवर vb का होल स्क्वायर इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 300। पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 300। यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो जो वेलोसिटीज की रेशो होगी दैट विल बी 1/4 का स्क्वायर रूट एंड विच गिव्स अस 1/2। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 61 है फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर अ मेटल इज 300 नैनोमीटर्स। अगर मेटल को 400 नैनोमीटर की रेडिएशन से इल्यूमिनेट किया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हम सब जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है तो भी कोई फोटो इमिशन नहीं होगी, और अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा है तब भी कोई फोटो इमिशन नहीं होगी। इस केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है और इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फोटो इमिशन। 62 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है। यू सिंपली नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। You have the threshold frequency, you know the Planck's constant, you need to calculate the work function of this metal. 63 है if E is the energy of photon with momentum P, frequency F, wavelength lambda and speed c, तो कौन सा रिलेशन जो है वो इनकरेक्ट है। E is equal to PC, ये रिलेशन तो वेल नोन है, बिल्कुल करेक्ट है। E की जगह अगर हम HF पुट कर दें तो HF is equal to PC हो जाता है। इसको रीअरेंज करें तो F is equal to PC डिवाइडेड बाय H हो जाता है। ये B वाला है तो ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, ये उसी से ही डिराइव्ड है। एंड वी नो दैट डी ब्रॉयज इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P या P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा, तो ये C वाली इक्वेशन भी करेक्ट है बिल्कुल। D वाली इक्वेशन जो है वो गलत है, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P C नहीं होता, ये C की जगह जो है कुछ भी नहीं होता, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P होता है। सो वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन D, क्योंकि हमने इनकरेक्ट रिलेशन कैलकुलेट करना है। सो दिस D ऑप्शन वाला जो रिलेशन है ये इनकरेक्ट है। 64 है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन अ बीम ऑफ रेड लाइट फॉल्स ऑन अ कैथोड ऑन अ फोटोसेल। अगर रेड लाइट की जगह हम ब्लू लाइट की बीम डाल दें जिसकी पावर सेम हो तो आप बताएं इनमें से कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है कि आपने रेड लाइट बीम की जगह ब्लू लाइट वाली बीम डाल दी है ऑफ द सेम पावर। सेम पावर का मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन है पावर की वो होती है NHF डिवाइडेड बाय T। ये हमें बताती है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है मेटल सरफेस तक। सो एक किस्म का यूं समझे हम पावर को इस केस में इंटेंसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो जब हमने रेड लाइट बीम की जगह ब्लू लाइट बीम डाल दी ऑफ द सेम पावर, इसका मतलब है कि उस ब्लू लाइट वाली बीम की भी इंटेंसिटी सेम ही थी। तो इंटेंसिटी हमने सेम रखी है लेकिन रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट आ गई है तो इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी कर दी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जब लाइट डालती है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन
बी में जो है वो है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल इंक्रीज इन दिस केस, क्योंकि हमने रेड लाइट की जगह हाई फ्रीक्वेंसी लाइट ब्लू लाइट डाल दी है, जबकि क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वुड डिक्रीज। सो बी ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डाली है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए है द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड वुड डिक्रीज। तो ऑब्वियसली वर्क फंक्शन कैथोड का वो डिपेंड करता है कि नेचर उस मेटल की क्या है, लाइट उसके ऊपर कौन सी डाल रहे हैं ये डिटरमिन नहीं करती वर्क फंक्शन को। सो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन स्ट्राइकिंग द कैथोड। तो एक फोटोन की एनर्जी स्ट्राइकिंग द कैथोड भी इंक्रीज होगी, इस केस में डिक्रीज नहीं होगी। रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट डाली है, तो रेड लाइट का एक फोटोन कम एनर्जी वाला है, ब्लू लाइट का एक फोटोन ज्यादा एनर्जी वाला है। सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन स्ट्राइकिंग द कैथोड वुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज। सो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे हम, बाकी बचा सी ऑप्शन। इस इक्वेशन को जरा देखें, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वी गेट दिस, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एच एफ। सेम पावर थी, पावर कांस्टेंट होगी, टाइम को भी अगर आप कांस्टेंट रखें, एच भी कांस्टेंट है, तो वी सी दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डालें ऑफ द सेम पावर, तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू एक लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ द सेम पावर। ठीक हो गया। तो अगर हमने रेड लाइट बीम की जगह ब्लू लाइट बीम डाली है जिसकी पावर सेम है, तो चूंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी बीम डाल दी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो होंगे वो अब कम हो जाएंगे। इस t को अगर आप इस तरफ ले आए n/t, तो यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है कि n/t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी बीम डाल दी है, रेड की जगह ब्लू डाल दी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द कैथोड पर यूनिट टाइम वुड डिक्रीज। सो सी ऑप्शन में जो क्वांटिटी दी गई है, दिस इज द ओनली क्वांटिटी दैट वुड डिक्रीज। बाकी बी ऑप्शन वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डी ऑप्शन वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ए ऑप्शन वाली क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ यूवी लाइट रेज फेल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल। एक मेटल है, उसके ऊपर यूवी लाइट डाली है तो फोटो इमिशन नहीं हुई, तो आप बताएं कि उसकी जगह यूवी लाइट को हटाकर कौन सी लाइट डालें जिससे फोटो इमिशन हो जाए। तो अगर यूवी लाइट के ऊपर फोटो इमिशन नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, दैट इज बाय फोटो इमिशन नहीं। सो वी नीड अ हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन टू ब्रिंग अबाउट फोटो इमिशन। सो एक्स रेज वुड बी एन ऑप्टिमल चॉइस इन दिस केस। बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनकी सारों की फ्रीक्वेंसी यूवी लाइट से कम है। सो यूवी लाइट पर नहीं हो रहा, तो विजिबल और इंफ्रारेड और माइक्रोवेव पर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो और भी लो फ्रीक्वेंसी है। सो वी नीड अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो एक्स रेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 66 है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या होगी? तो अगेन आपने कुछ भी नहीं करना, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट, फाई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट यूज करना है। इसकी जगह आपने इस वैल्यू को जाउल में कन्वर्ट करके लगाना है। यू नो दिस वैल्यू, यू नो द स्पीड ऑफ लाइट, यू नीड टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। 67 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें उसने वर्क फंक्शन दे दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी रेंज करती है 0 मिनिमम से 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम तक। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट फोटोन एनर्जी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है 1.7, वर्क फंक्शन है 2.5, दोनों को आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतनी एनर्जी वाला फोटोन जो है वो डाला गया था। बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन ए है, द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। बी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड बिलो अ सर्टेन मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। ये भी स्टेटमेंट गलत है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी इंटेंसिटी नहीं आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। सी ऑप्शन है, फॉर अ गिवन मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो इमिशन अकर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे नीचे फोटो इमिशन नहीं होती। ऑप्शन डी है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी स्टेटमेंट गलत है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज इनफैक्ट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ज्यादा निकलेंगे। सो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्प्लेज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, थ्रेशोल्ड से ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। ऑप्शन सी है ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैव सेम एनर्जी, ये बात गलत है, हम इससे पहले 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, हमें हमेशा एक रेंज मिलती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1, कुछ 2, कुछ 3 और कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर नहीं होती। सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। ऑप्शन बी है चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बात ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इन सी ऑप्शन। 70 है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 2 फोटॉन्स डालें जिनमें से हर एक की एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो तो क्या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लासिकल थ्योरी की बेस पर तो पॉसिबल होगा, लेकिन अगर हम 2 फोटॉन्स हाफ वर्क फंक्शन वाले डालें या हाफ से भी कम या वर्क फंक्शन से कम वाले 2 फोटॉन डाल दें तो उससे ऑल्दो कि उन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी मिलाकर वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही होती है, लेकिन स्टिल वो दोनों फोटॉन्स मिलकर फोटो इमिशन नहीं करवा पाएंगे। पहले भी हम इस किस्म का एक एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है, सो फोटो इमिशन विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। 71 है लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये फोटॉन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो वी ऑल नो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटॉन की एनर्जी है 1.8, वर्क फंक्शन है 1.2 डिवाइडेड बाय ई, 1.8 माइनस 1.2 इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय ई करेंगे तो ये 0.6 वोल्ट्स आ जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 72 है द इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली डिसअपियर्स, ऑब्वियसली जो इंसिडेंट फोटोन हम डालते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आने में यूज कर देता है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, बाकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वो बाकी एनर्जी को एज काइनेटिक एनर्जी लेकर चला जाता है। दिस इज ऑपोजिट टू कॉम्पटॉन इफेक्ट। कॉम्पटॉन इफेक्ट में जो हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं वो सारा का सारा अब जो है डिसअपियर नहीं होता, वो जाकर इलेक्ट्रॉन से जस्ट लाइक अ बॉल से स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देता है और बाकी जो एनर्जी बचती है वो उसी फोटोन के पास रहती है और फोटोन डिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, फोटोन पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। 73 है de Broglie's wavelength of an electron in first Bohr's orbit is what? So we have this equation that is equal to lambda is equal to 2 pi r divided by n। ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, pi is pi, r जो है ये रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट है, इन दिस केस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंड lambda is the de Broglie's wavelength of electron which is residing in that nth orbit। ये इक्वेशन आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर में शुरू में दी गई है, जहां पर de Broglie's wavelength वाला कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया जा रहा था पीटीबी में। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट करना चाहें सो वी विल पुट n की जगह हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r एंड 2 पाई r इज बेसिकली द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट, राइट। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी de Broglie's वेवलेंथ पहले ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस के बराबर होती है, सो इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। 74 है पोटाशियम कैथोड इन अ फोटोसेल इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट। सो ये बिल्कुल आपकी बुक लाइन है कि पोटाशियम कैथोड के ऊपर अगर आप विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट रेज डालें तो वो उस पर भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, फोटो इमिशन की प्रॉपर्टी शो करता है। लास्ट है द ग्रेटर द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल द ग्रेटर विल बी व्हाट। तो ऑप्शन ए है द हायर द फ्रीक्वेंसी नीडेड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बात ठीक है, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन देना पड़ेगा। द लोअर द वेवलेंथ, ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन देना पड़ेगा तो लो वेवलेंथ वाला फोटोन देना पड़ेगा, ये भी बात ठीक है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा हो मेटल का तो वी नीड अ ग्रेटर एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन देना पड़ेगा। सो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन और छोटी वेवलेंथ वाला फोटोन देना पड़ेगा अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है तो। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, राइट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।